नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। और आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 28। और अब जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा, ये आपको यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल जैसी जो हमारी वनडे एग्जाम जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है, य का उच्चारण स्थान है। य का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। ये जो हमारी क्लास वर्णमाला की है उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया। और जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। और जिनका उच्चारण स्थान दंत से होता है, जिनका अर्थात जिनके उच्चारण में हमारे दांत काम करते हैं, तो वे वर्ण कैसे कहलाते हैं? दंत कहलाते हैं। और जिनका उच्चारण स्थान कंठ यानी जो गले का जो भाग है यहाँ से होता है तो उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। तो यह हमारा कैसा वर्ण है? तालु है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। और ये आपका जो स है, ये भी आपका इसका भी उच्चारण स्थान तालु होता है और इसको तालव्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। और जो आपका ये जो सा है, ये हमारा दंत है। और ये जो सा है, ये कैसा है? मूर्धन्य है। ये मूर्धन्य है। तो या का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, शंकर। तो रेलगाड़ी शब्द जो है ये कैसा शब्द है? रेलगाड़ी शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी। रेल और गाड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी संकर शब्द हो जाएगा। संकर शब्द के किसे कहते हैं? जो शब्द एक से अधिक भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं वे कैसे कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। तो रेल शब्द कैसा है? अंग्रेजी का है। और गाड़ी शब्द हिंदी का है। तो ये अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं से मिलकर के बना है, इसलिए इसे संकर शब्द कहा जाता है। रेलगाड़ी को क्या कहेंगे? संकर शब्द है। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक, ई, इत, ई, ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय हो जाएगा। शब्द क्या है हमारा यहाँ पर? समाज। समाज। और इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द हो जाएगा हमारा सामाजिक। जैसे इतिहास है, शब्द है हमारा इतिहास। इतिहास, इसमें इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। इतिहास शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तब बनेगा ऐतिहासिक। समाज शब्द में इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा सामाजिक। सामाजिक नहीं बनेगा। अगर आप सामाजिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, सामाजिक नहीं होता, सामाजिक होता है। ठीक है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, सामाजिक शब्द सही होगा। तो इसमें एक प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है? एक शब्दांश होता है जो वाक्य के अंत में जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है, छात्र का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन क्या होगा? बहुवचन क्या होता है? जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, अर्थात ये पता चले कि वस्तु एक है या एक से अधिक है। तो हिंदी में जो वचन है दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के एक होने का बोध हो, हमें ये जानकारी प्राप्त हो कि व्यक्ति या वस्तु एक है, तो उसे एक वचन के अंतर्गत आती है। अगर पता चले कि एक से अधिक हैं तो वो बहुवचन के अंतर्गत आती है। तो छात्र का बहुवचन क्या हो जाएगा? छात्रगण हो जाएगा, छात्रों नहीं होगा। ठीक है, छात्रे, छात्राएं। छात्राएं क्या हो जाएगा? छात्र का स्त्रीलिंग छात्राएं हो जाएगा, लेकिन छात्र का बहुवचन छात्रगण होगा। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इस ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है? ये लिंग के कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के लिंग, दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है कि जिससे ऐसे शब्द जिनसे हमें किस स्त्री जाति का बोध हो वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो वीर शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा। जो वीर है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वीरांगना। बलवती, बलवती शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बलवान। क्या हो जाएगा, बलवान। साम्राज्ञी किसका हो जाएगा, सम्राट। सम्राट शब्द आपका पुल्लिंग है, और साम्राज्ञी ये कैसा है, स्त्रीलिंग है। कर्त्री, कर्त्री इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, कर्ता। कर्ता शब्द पुल्लिंग है और कर्त्री स्त्रीलिंग है। मैं काम से जा रहा हूं वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारकों की संख्या अगर बात करें तो कारकों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में 8। कारकों के प्रकार या कारकों के भेद कितने, 8 होते हैं, या कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं काम से जा रहा हूँ, से जो विभक्ति चिन्ह है ये किस कारक का है, करण कारक का, से के द्वारा। अपादान, अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से होता है लेकिन अलगाव की स्थिति में। संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, के लिए। और अधिकरण में पर, अधिकरण कारक की विभक्ति का प्रयोग क्या करते हैं, में और पर। करण से के द्वारा, से के द्वारा, तो यहाँ पर से का प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए आ जाएगा, करण कारक हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 है, यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो आपको यहाँ पर विशेषण का प्रकार बताना है। विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण हमारा अविकारी शब्द है। तो यहाँ पर बताना है कि यह गाय मेरी है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो यह गाय मेरी, इसमें क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण कब होता है, जैसे यह गाय मेरी है, तो यहाँ पर जो यह शब्द है ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब अगर इस वाक्य को ऐसे लिखा जाए, यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है, कुछ नहीं है, केवल शब्दों का स्थान परिवर्तित किया गया है। यह गाय मेरी है, यह मेरी गाय है। तो ये विशेषण, यह जो यह वैसे तो यहाँ पर ये वैसे सर्वनाम भी है यह शब्द, लेकिन अगर जिस संज्ञा शब्द के लिए यह प्रयोग किया जाए, ये सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया जाए, अगर वो संज्ञा शब्द तुरंत इसके बाद में आ जाए तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर यह शब्द किसके लिए हमने प्रयोग किया, गाय के लिए। यहाँ पर भी हमने यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया, गाय के लिए। यहाँ पर भी गाय के लिए है, और यहाँ दोनों जगह क्या है, गाय के लिए है। ठीक है, लेकिन देख यहाँ पर जो है ये गाय शब्द क्या है, यह के तुरंत बाद आया, और यहाँ पर गाय शब्द जो है यहाँ के तुरंत बाद में नहीं आया। तो यहाँ पर जो यह शब्द है ये सर्वनाम हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो यह शब्द है ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, आप पढ़ें तो मैं लिखूं। तो क्या हो जाएगा, वाक्य में कौन सा काल है, आपको काल बताना है। काल का अर्थ क्या होता है, काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है समय। और हिंदी व्याकरण में जो काल के भेद होते हैं कितने हैं, 3 हैं। भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल।
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, ये काल के तीन भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ें तो मैं लिखूं, क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्यकाल दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 होते हैं और भविष्यकाल के 3 होते हैं। भूतकाल के कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसके 5 और भविष्यकाल के 3 होते हैं। तो इसमें से एक होता है हेतु हेतु मत भविष्य। तो एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होता है और क्रिया आने वाले समय में होने का बोध हो, तो वहां पर क्या होता है, हेतु हेतु मद भविष्य काल। और एक जब क्रिया को बीते हुए समय में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो लेकिन वो बीते समय में होने का बोध हो, तो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप पढ़ें तो मैं लिखूं। तो जो लिखने की जो क्रिया है वो किस पर निर्भर कर रही, पढ़ने पर, कि यदि आप पढ़ेंगे यानी पढ़ने की क्रिया होगी तो लिखने की क्रिया होगी। अगला प्रश्न है, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है सर्वत्र। सर्वत्र इस पे ध्यान देना है, शब्द क्या प्रयोग किया गया, सर्वत्र। तो बताना किस प्रकार के क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, एक अविकारी शब्द होता है, अविकारी, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो सर्वत्र है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4, ये चारों जो हैं आपको दिए हैं ये क्रिया विशेषण के ही भेद हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक, ये चारों क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। और अव्यय शब्द भी 4 होते हैं, एक होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिसमें से समुच्चय क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं जो कि आपको चारों दिए गए हैं विकल्प में। अगला प्रश्न है, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कात्व, ग्रीवा, कौतूहल, कृतार्थ, कलभ। तो उस आपका पहला विकल्प होगा कात्व ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसे क्या कहते हैं, कात्व ग्रीवा। और जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो उसे क्या कहते हैं, कपोत ग्रीवा कहते हैं। और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। और जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं, अजान बाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहेंगे। और कृतार्थ शब्द का प्रयोग कब करते हैं, कृतार्थ किसे कहते हैं, जब हम अपने किसी काम से संतुष्ट हो जाते हैं, जिस या हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो कहते हैं कि कृतार्थ हो गए। ठीक है, और कलभ क्या होता है, हाथी के बच्चे को क्या कहा जाता है, कलभ कहा जाता है, हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा क्या कहलाता है, कलभ कहलाता है। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जो व्यक्ति हर समय दूसरों में कमियां ढूंढता है उसे क्या कहते हैं, या दूसरों में दोष निकालता है उसे क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी। पहला विकल्प सही हो जाएगा। जो व्यक्ति हर समय दूसरों में कमियां निकालता है, दूसरों में दोष खोजता है, उसकी बुराइयां खोजता है, उसे क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी कहते हैं। चुगलखोर क्या होता है, जो एक दूसरे की बात को इधर से उधर करने वाला क्या कहलाता है, चुगलखोर कहलाता है। दुष्ट, जो धूर्त होता है, निकम्मा होता है, उसे दुष्ट। आलोचक क्या होता है, आलोचना करने वाला। आलोचक किसे कहते हैं, आलोचना करने वाला क्या कहलाता है, आलोचक कहलाता है। और समालोचना करने वाला समालोचक कहलाता है। आलोचना में क्या करता है कि व्यक्ति केवल बुराइयों पर आपकी नजर डालता है, अच्छाइयों पर नहीं। और समालोचक में व्यक्ति क्या करता है कि आपकी अच्छाई और बुराई दोनों चीजों पर ध्यान देता है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरा है आपका दूध का दूध और पानी का पानी करना। इसका अर्थ क्या होगा, मिलजुल कर रहना, उचित निर्णय करना, पक्षपात करना, वायदे का पक्का। तो क्या हो जाएगा, उचित निर्णय करना, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा।
और मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी करना, उचित निर्णय करना, वायदे का पक्का होना, पक्षपात करना, मिलजुल कर रहना। तो इनमें से आपका जो उचित निर्णय करना दूसरा विकल्प है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब उसको छोटा करना या सब संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है, और उसको अलग लिखना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो नील गाय, जिसे नील गाय शब्द दिया गया है, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय। नीली है जो गाय, उसे क्या कहेंगे? नील गाय। ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि द्वंद्व। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है कि एक पद हमारा विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। तो यहाँ पर नीली क्या हो जाएगा? विशेषण, और विशेष्य क्या हो जाएगा? गाय। गाय कैसी है? नीली है। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में कैसे पहचानते हैं कि बहुब्रीहि समास में जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त विरक्त, विरक्ति, प्रधान, आधार। तो पहला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। और विरक्ति अगर यहाँ पर मात्रा लगी है, यहाँ इसमें ता में मात्रा, तो यहाँ पर भी मात्रा लग जाएगी, अनुरक्ति। अनुरक्ति। तो अनुरक्त अगर दिया है तो विरक्त हो जाएगा, और अनुरक्ति है तो उसका विलोम विरक्ति हो जाएगा। ठीक है। आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान। आदान का प्रदान हो जाएगा या प्रदान का आदान हो जाएगा, कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। देवलोक, परलोक, इंद्रपुरी, कृष्णा। तो ये जो 3 दिए गए हैं, ये तीनों ही स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। बैकुंठ भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। आपको बैकुंठ, बैकुंठ स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो कृष्णा शब्द है, ये आपका स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, और आपको उसी विकल्प का चयन करना है जो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार आपका जवाब कृष्णा सही हो जाएगा। कृष्णा किसका है? यमुना का पर्यायवाची है। कृष्णा किसका है? यमुना का। रवि तनया, सूर्य तनया, अर्कजा, सूरजा और कालिंदी, कृष्णा, ये सभी किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तिक्त, सलाका, चार, वचन। तो इनमें जो तीसरा विकल्प है चार, ये तत्सम नहीं, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्थ। चार का तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्थ। तिक्त, तिक्त तो हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तीखा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तीखा। शलाका क्या क्या हो जाएगा? सलाई। शलाई, सलाई का तत्सम हो जाएगा सलाका, और तद्भव शब्द है सलाई। एकाएक में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। तो क्या हो जाएगा? एकाएक में कौन सी संधि है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकाएक का विच्छेद अगर हम करें तो एक और प्लस एक, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एक प्लस एक। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन 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 सी? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि।
व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है। व्यंजन संधि को हम जब पढ़ते हैं तो उसको चाहे पार्ट बना के डिवाइड करके पढ़ें या उसमें हम रूल्स के अनुसार पढ़ लें, उसमें नियम होते हैं कुछ। वो हो सकता है कि आपको कुछ किताबों में अलग भी मिल सकते हैं और उनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है, कुछ में जैसे 5 दिए हों, 10 दिए हों, 12 दिए हों, वो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है इसमें। लेकिन इसके कोई भेद नहीं होते, ना स्वर व्यंजन संधि के और ना ही विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं होते। स्वर संधि के भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द फल का अर्थ नहीं है? शब्द है फल का अर्थ नहीं है, संतान, लाभ, परिणाम, पंख। तो इनमें से जो चौथा विकल्प है पंख, ये आपका फल का अर्थ नहीं है। संतान भी फल का अर्थ होता है, लाभ होता है, परिणाम होता है, और एक जो हमारा कृषि यंत्र होता है उसका जो आगे वाला जो सिरा होता है उसे भी फल कहते हैं, जो कि आपको विकल्प में नहीं दिया गया, फिर भी बताते हैं। लेकिन आपका जो पंख शब्द है ये फल का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, में कौन सा अलंकार है? देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? अलंकार पूछा है। इसमें अलंकार कौन सा है? अलंकार का अगर हम विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? अलम और प्लस कार। अलंकार होता है आभूषण और कार का अर्थ हो जाएगा कर। अगर इसमें आपसे संधि पूछी जाए अलंकार शब्द में संधि, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और अतिशयोक्ति